चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग के आज फिजिक्स में ऊर्जा के स्रोत से ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए, इसका थ्योरी के पहले बात करेंगे हम कि ऊर्जा के स्रोत में कैसा थ्योरी होता है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाता है। बाबू, इस चैप्टर से फिजिक्स में रिलेटेड आप लोग को 4-5 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव भी 3-4 के संख्या में डाल देता है प्रत्येक साल दोनों सेटिंग में। तो चलिए, हम लोग इसके रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से इससे हमको सवाल क्या पूछा जाता है। क्या चीज? ऑब्जेक्टिव। क्या चीज के लिए करेंगे बाबू? ऑब्जेक्टिव के लिए करेंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। चलिए, देखिए ध्यान से। चलिए, देखिए, कहता है ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम चैप्टर का जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं उस पॉइंट का नाम है ऊर्जा के स्रोत। उस पॉइंट के नाम है ऊर्जा के स्रोत। कहता है ऊर्जा के स्रोत में सबसे पहले हमको कहता है, क्या कहता है बाबू? ध्यान दीजिएगा यहां से। देखिए क्या कहता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा। जो हम काम करते हैं, काम उतना ही देर तक करते हैं हम जितना देर तक हमारे शरीर के अंदर एनर्जी रहता है, ऊर्जा रहता है, उसी को हम काम में बदल देते हैं, वर्क में परिवर्तित कर देते हैं, एनर्जी को बदला जाता है। तो कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। आगे है, जिन विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उन्हें ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। जैसे हम लोग के शरीर के अंदर कोई भोजन करते हैं, दाल रोटी चावल ये सब खाते हैं, तो जब ये सब खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनती है। जूस कोई पीता है तो एनर्जी बनता है। कोई व्यक्ति क्या करते हैं कि रसमलाई खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, स्पंज खाते हैं, तो उसके शरीर के अंदर एनर्जी बरकरार होती है। तो हमारे एनर्जी का स्रोत मान लिया जाए कि रसमलाई खाए से है, तो रसमलाई हो गया एनर्जी का स्रोत। तो ऐसे ही कहता है कि जिन विशिष्ट स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है उन्हें ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। ऐसे पदार्थ को ईंधन कहा जाता है जो दहन पर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऐसे पदार्थ को ईंधन कहा जाता है जो दहन पर क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ठंडी के मौसम में अगर लकड़ी नहीं जलती है तो लकड़ी के जलाने के लिए उस पे हम लोग किरोसिन तेल डालते हैं। क्या डालते हैं? किरोसिन तेल डालते हैं। तो जब किरोसिन तेल डालते हैं तो लकड़ी बहुत तेजी से जलने लगता है। तो इन लकड़ी पर जो किरोसिन तेल डाले हम, इस लकड़ी पे जो हम किरोसिन तेल डाले, ये किरोसिन तेल ही हमको कहलाया ईंधन कह गया। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी है, उसमें फ्यूल मतलब तेल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल एक ईंधन का कार्य किया। तो कहता है ऐसे पदार्थ को ईंधन कहा जाता है जो दहन पर ऊर्जा उत्पन्न करती है। दहन पर क्या करती है? ऊर्जा उत्पन्न करती है। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बहता पानी, यूरेनियम ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है। ये सब क्या चीज है? ऊर्जा के स्रोत है। लकड़ी भी, तो लकड़ी जब जलती है तो हम उससे उष्मा लेते हैं, प्रकाश भी देती है, तो इसको हम उष्मा के रूप में और प्रकाश के रूप में लेते हैं। तो लकड़ी भी एक ऊर्जा का क्या हो गया? स्रोत हो गया। कोयला भी जलता है तो उस पर खाना उना बनाया जाता है, चाहे कोयला से बिजली उत्पन्न किया जाता है।
पेट्रोलियम से गाड़ी चलाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस, इससे भी बहुत सारे हम उपयोग कर सकते हैं। बहता पानी, बहता पानी से क्या होता है कि बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। यूरेनियम, यूरेनियम से भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये सब महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या चीज का स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी का स्रोत है। चलिए, कहता है कि करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में दबे हुए पौधों और पशुओं के अवशेषों द्वारा जो ईंधन बना वह जीवाश्म ईंधन कहलाता है। ये 2 नंबर में यहां से भी सवाल आ सकता है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो कहता है कि करोड़ों वर्ष, बहुत पहले, बहुत साल पहले पृथ्वी की सतह में दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा जो ईंधन बना वह जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक के अणु है। यानी जीवाश्म ईंधन जो बनता है उसमें कार्बन के अणु पाए जाते हैं, कार्बन रहते हैं। किसमें? जीवाश्म ईंधन में। जैसे जीवाश्म ईंधन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस, यह जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनमें से जीवाश्म ईंधन को पहचाने, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कैसे ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। ये पहचानने के लिए हमको क्या करता है? एग्जाम में देता है। एग्जाम में क्या करता है? देता है पहचानने के लिए। चलिए आगे देखिए क्या है। कहता है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। यहां से एक पॉइंट बोला कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के कैसी स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत है। यानी बताइएगा, एग्जाम में आएगा कि इनमें से अनवीकरणीय स्रोत को पहचाने। इनमें से कौन कौन अनवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये सब जितना भी है, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। यानी कि ये सब जो है कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जीवाश्म ईंधन है। कैसा है? जीवाश्म ईंधन भी है और इसे अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। यानी अनवीकरणीय कहने का मतलब कि जिस ऊर्जा को, जिस ईंधन को हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं उसे दोबारा कभी नहीं प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म अनवीकरणीय स्रोत। जैसे देखिए, जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड निर्मुक्त होता है। यह सभी अम्लीय ऑक्साइड हैं। यानी यह भी सवाल आ सकता है कि बताइए कि जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उसमें किस प्रकार के ऑक्साइड निकलते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड निकलते हैं। जैसे बोला कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर अम्लीय कैसे हो गया बाबू? तो देखिए, हम पढ़े हैं कि धातु के ऑक्साइड जो होती है, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के वह अम्लीय होता है और धातु के जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। तो बताइए कि बोला क्या, कौची बोला? तो देखिए क्या क्या बोला से। यहां से आपको बता रहा है कि कार्बन, तो कार्बन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है और सल्फर भी अधातु है। तो इन तीनों में जब ऑक्सीजन लगेगा, ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो ये सब अधातु के ऑक्साइड बन जाएगा। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। इसीलिए अनवीकरणीय स्रोत को, अनवीकरणीय ईंधन को जलाने पर हमें कैसा? तो अम्लीय गैस निकलती है। कैसा गैस? अम्लीय गैस, अम्लीय ऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। और जो अम्लीय गैस निकलती है उसके कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक और आया कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? तो बताइए, कार्बन के ऑक्साइड भी उत्तरदायी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी उत्तरदायी है और सल्फर के ऑक्साइड भी उत्तरदायी है। किसके लिए? तो अम्लीय वर्षा कराने के। लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वर्षा कराने के लिए? तो अम्लीय वर्षा कराने के लिए। याद रखिएगा, ये भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा ग्रीन हाउस गैस प्रभावित होता है। याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर निकल रहा है तो ओकरा से ग्रीन हाउस गैस प्रभावित होगा। कौन गैस प्रभावित होगा? ग्रीन हाउस गैस। याद रखिएगा। तापीय, आगे बढ़ता है कि तापीय शक्ति संयंत्र में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है और ऊष्मा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है।
कहते हैं कि तापीय शक्ति संयंत्र में माने टेम्परेचर से, जहां जीवाश्म ईंधन को जला करके क्या किया जाता है कि अगर हम बिजली को उत्पादन करते हैं तो कहता है कि जलाने के लिए ईंधन को जलाया जाता है और ऊष्मा और विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। माने जब बिजली उत्पादन करते हैं तो वो जो वहां पे जो ऊष्मा ऊर्जा जो होती है उत्पन्न करने के लिए जो होता है, वह ईंधन जब जलता है तो वह ईंधन ऊष्मा को ऊर्जा में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। किस में? तो तापीय शक्ति संयंत्र में। आगे कहता है कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए जल को नदी पर ऊंचे बांध बनाकर रोककर रखा जाता है, फिर जल को पाइपों के द्वारा बांध की तली पर स्थित टरबाइन से चलाया जाता है, जिससे विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः जल को विद्युत स्रोत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। यानी याद रखिएगा, जल को विद्युत का कैसे स्रोत? तो नवीकरणीय। क्यों? क्योंकि जल को आज प्रयोग कर लेंगे तो कल भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कहता है कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए माने जल की सहायता से अगर हम बिजली उत्पादन करते हैं तो कहता है कि फिर जल को पाइप के अगर जब बिजली उत्पादन करने के लिए हम नदी पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे डैम बनाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे क्या बनाते हैं? डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, और बांध को रोककर रखा जाता है। फिर जल को पाइपों के द्वारा बांध की तली पर स्थित टरबाइन को चलाया जाता है। बांध की तली पर टरबाइन रहता है, टरबाइन में 3 गो डैना रहता है। ऐसे इस डैना पे क्या करते हैं? ऊपर से पानी गिरती है, और जब पानी गिरती है तो ये टरबाइन चलना स्टार्ट कर देता है, और जब टरबाइन घुमा तो बिजली उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? बिजली। यही बता रहा है, जिससे विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत है। कैसा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत होता है, याद रखिएगा। आगे कहता है कि टेहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर तथा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ बनाया गया है? तो यह गंगा नदी पर बनाया गया है। और सरदार सरोवर परियोजना कहाँ बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। फिर से बता रहा हूं कि टेहरी बांध परियोजना गंगा नदी पर, यानी गंगा नदी पर जो बिजली उत्पादन होती है उस बांध का नाम है टिहरी बांध परियोजना। और जो नर्मदा नदी पर जो बांध बनाकर बिजली उत्पादन की जाती है उस बांध का नाम है सरदार सरोवर परियोजना। माने उस परियोजना का नाम है, उस बिजली उत्पन्न करने वाली को कंपनी का सरदार सरोवर परियोजना। नर्मदा नदी पर बांध बना करके हम बिजली उत्पादन करते हैं। आगे कहता है पौधे और पशु उत्पाद ईंधन के स्रोत हैं। कैसे ईंधन के? उत्पाद ईंधन के। अतः इन्हें जैव द्रव्यमान कहा जाता है। जब लकड़ी को सीमित वायु की आपूर्ति में जलाई जाती है तब अवशेष के रूप में चारकोल बचता है। क्या बचता है? चारकोल। कहता है कि पौधे और पशु उत्पाद ईंधन के स्रोत हैं, अतः इन्हें जैव द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव द्रव्यमान। जब लकड़ी को सीमित वायु की आपूर्ति में जलाई जाती है, सीमित मात्रा में जब लकड़ी को जलाई जाती है तब अवशेष के रूप में चारकोल बचता है। क्या बचता है? चारकोल। इसमें बता रहा, इसमें उच्चतर ऊष्मा उत्पादन करने की क्षमता होती है। मतलब इसमें उच्चतर माने ज्यादा ऊष्मा उत्पादन करने की क्षमता होती है। किसमें? चारकोल में, लकड़ी वेले में। गता गोबर, पौधा पदार्थों का अवशेष, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मलजल को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित करने पर बायोगैस उत्पन्न होता है। इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है कि गोबर गैस या बायोगैस को डिफाइन करें। तो कहता है कि गोबर, पौधों पदार्थों का अवशेष, वनस्पति अपशिष्ट और वाहित मलजल को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित करने पर बायोगैस उत्पन्न होता है। कौन गैस उत्पन्न होता है? बायोगैस। इसे हम गोबर गैस भी कहा जाता है। कौन गैस कहा जाता है बाबू? गोबर गैस भी कहा जाता है। आगे समझते हैं हम, देखिए क्या है। देखिए कहता है कि बायोगैस में मुख्य रूप से, याद रखिएगा ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम में आता है
कि बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है, जो प्रकाश व्यवस्था के लिए बायोगैस का उपयोग किया जाता है। यानी प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए इस व्यवस्था को बायोगैस का उत्पादन किया जाता है, और एकरा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर कहता है बायोमास यानी जैव द्रव्यमान ऊर्जा का कैसा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है, याद रखिएगा। जल, बायोगैस ये सब जो है ऊर्जा का कैसी स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है। पवन ऊर्जा देखिए, पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों द्वारा इसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्राप्त होती है। कौन चक्की द्वारा, पवन चक्की द्वारा। कहता पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की चाल 15 से, याद रखिएगा 15 से 20 किलोमीटर, देखिए 15 से अधिक दिया ना, यानी 15 से 20 किलोमीटर तक के न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिएगा। लेकिन पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की चाल कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर घंटा से 20 किलोमीटर पर घंटा के बीच में होनी चाहिए, या 15 किलोमीटर पर घंटा से अधिक होनी चाहिए। आगे कहता है डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। आगे है सौर नियतांक। कहता है सौर नियतांक का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी सौर नियतांक का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। सौर कुकर के द्वारा, कहता है सौर कुकर के द्वारा सौर ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। माने सोलर कुकर जो होता है ओकरा में सौर ऊर्जा को सौर कुकर जो होता है उसमें क्या कहता है, सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, माने धूप कर करके उसमें उष्मा में बदल दिया जाता है। याद रखिएगा, ये भी सवाल आके आता है एग्जाम में कि बताइए कि सौर कुकर का तापमान कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा सकता है। मैंने सौर कुकर का ताप कितना कर सकते हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा सकता है। आगे कहते हैं बाबू कि सोलर कुकर में समतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस कुकर में, सोलर कुकर में। एक ऑब्जेक्टिव यहां से बताएं कि सोलर कुकर में कैसा ऊर्जा, तो कहता है कि सोलर कुकर में सौर ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, माने सूर्य के प्रकाश से लेकर के उष्मा में बदला जा सकता है। माने उसमें खाना भी बना सकते हैं सोलर कुकर से, तो सूर्य की उपस्थिति में, तो सूर्य गर्म होगी तब ना, तो इसीलिए बोला कि सौर ऊर्जा को हम उष्मा ऊर्जा में बदल सकते हैं। किसकी सहायता से, तो सोलर कुकर है, तो सौर ऊर्जा को कैसी ऊर्जा में बदल देता है, उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। फिर पूछा सोलर कुकर का तापमान कितना होना चाहिए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, तक किया जा सकता है, उसका टेम्परेचर तापमान किया जा सकता है। सोलर कुकर में समतल किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि सोलर कुकर, देखिए सोलर सेल है। आगे कहता है कि सोलर सेल उस युक्ति को जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, उसे सोलर सेल कहा जाता है। यानी सोलर सेल क्या है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो हम लोग को क्या करते हैं 2 साल 4 साल पहले सोलर प्लेट मुखिया के द्वारा लगा था, जो बीच गली में चौराहा पर एक सोलर प्लेट ऊपर रहता था, उसमें लाइट लगा हुआ रहता था, ऐसे जलित रहता था रात में। तो उसी कह रहा क्या होता है, तो कह रहा है कि सोलर प्लेट यानी सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में, तब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देता है। देखिए क्या कहा कि सोलर सेल क्या है, तो इस युक्ति को सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में देती है, और उसे सोलर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोलर सेल कहा जाता है। कहता है सोलर सेल में सिलिकॉन नामक अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसमें, सोलर पैनल में, सोलर प्लेट में, सोलर सेल में। याद रखिएगा, एक पारूपी सोलर सेल 0.5 से 1 वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न करता है। एक पारूपी सोलर सेल मतलब एक साधारण सोलर सेल जो होती है वह 0.5 से 1 वोल्ट की वोल्टता उत्पन्न कर सकता है। बड़ी संख्या में सोलर सेल का संयोजन और सोलर
पैनल कहा जाता है। माने बहुत बड़ी संख्या में क्या करते हैं, सोलर सेल का जब संयोग करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको सोलर पैनल के नाम से कहा जाता है। आगे देखिए, कृत्रिम उपग्रह, यातायात, सिग्नलों, कैलकुलेटरों, बेतार संचार प्रणाली में सोलर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। देखिएगा ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, रात में डंडा में ऐसे ऐसे करीत रहता है, लाइट लगा हुआ रहता है, तो किसके द्वारा होता है, सोलर पैनल। जैसे बोला कृत्रिम उपग्रह, यातायात, सिग्नलों, रोड पे, कैलकुलेटर, रोड पे हम लोग रात में चलते हैं तो लिखा रहता है तीखा मोड़ धीरे चले, उसमें लाइट नहीं रहती है, उसमें उसका पैनल, सोलर प्लेट का पैनल दिया हुआ रहता है, उस पर रेड कलर का तरंग रेड कलर चढ़ा जाता है, जिसके कारण रात में लगता है उसमें से लाइट निकल रही है, यही बताता है सोलर सिग्नल के द्वारा। कैलकुलेटर में भी देखिएगा, बेतार संचार प्रणाली में सोलर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। बोलता है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार को अंतर ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा किसको कहते हैं, तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के अंतर को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। किसको कहते हैं, तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के अंतर को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। आगे, तरंग ऊर्जा के द्वारा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस ऊर्जा के द्वारा, तरंग ऊर्जा के द्वारा। किस कौची किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किस ऊर्जा के द्वारा, तरंग ऊर्जा के द्वारा गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आगे कहता है क्या, तो देखिए आगे क्या कहता है, महासागरीय तापीय ऊर्जा है। कहता है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या है, तो बोलता है महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तन संयंत्र द्वारा महासागर तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। महासागर तापीय ऊर्जा भी जो है वह महासागर तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागर तापीय ऊर्जा वो भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देता है। कहता है यह संयंत्र तभी काम कर सकता है जब सागर या महासागर की सतह पर पानी और 2 किलोमीटर की गहराई तक पानी के बीच क्या होना चाहिए, अंतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक होना चाहिए। ताप का अंतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कहता है कि यह संयंत्र माने महासागर तापीय ऊर्जा संयंत्र तभी काम कर सकता है जब सागर या महासागर की सतह पर पानी और 2 किलोमीटर की गहराई तक पानी के बीच ताप का अंतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होनी चाहिए, तब उस कंडीशन में महासागरीय तापीय ऊर्जा उत्पन्न हो सकता है। चलिए आगे कहता भूसागरीय उष्मा ऊर्जा। देखिए भूउष्मीय ऊर्जा कहता है भूवैज्ञानिकों परिवर्तन के कारण पृथ्वी के परपट्टी के गर्म क्षेत्रों को गर्म स्पॉट कहा जाता है। चट्टानों में फंसी भाप पाइप से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है और विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। जो ऊर्जा का यह स्रोत नवीकरणीय है। यानी भूउष्मीय ऊर्जा क्या है, भूसागरीय ऊर्जा क्या है, तापीय ऊर्जा, तो कहता है भूवैज्ञानिकों परिवर्तन के कारण माने भूमि के अंदर परिवर्तन के कारण पृथ्वी के परपट्टी के माने भूपट्टी के गर्म क्षेत्रों को, जहां गर्म है, गर्म स्पॉट कहा जाता है और चट्टानों में फंसी भाप पाइप के से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है। और टरबाइन जब घूमेगा तो बिजली उत्पादन करेगी ही, टरबाइन तक भेजी जाती है और विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। और सौर ऊर्जा का कैसा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है। याद रखिए कौन, तो भूसागरीय ऊर्जा। आगे है नाभिकीय ऊर्जा। कहता है कि नाभिकीय विखंडन में कोई भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है और बहुत बड़ा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग जल को गर्म कर वाष्प में परिणित करने में किया जाता है। इसे वाष्प से टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। किससे, नाभिकीय विखंडन से। कहते हैं नाभिकीय विखंडन में कोई भारी नाभिक, विखंडन माने टूटना, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सूर्य बम ये भी जो है से परमाणु का नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और परमाणु बम भी जो है से हाइड्रोजन परमाणु बम भी जो है वो क्या पर
तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। कहता है इस ऊर्जा का उपयोग जल को स्तर को गर्म कर वाष्प में परिवर्तित करने में किया जाता है। इस वाष्प से टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। किससे? तो नाभिकीय विखंडन से। किससे? नाभिकीय विखंडन से। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम आदि का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कहता है कि नाभिकीय विखंडन में क्या? तो यूरेनियम को, प्लूटोनियम को, थोरियम आदि का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसमें? नाभिकीय विखंडन में। इन भारी नाभिकों पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन द्वारा बम बारित किया जाता है। किसमें? नाभिकीय विखंडन में। याद रखिएगा, एक परमाणु द्रव्यमान यूरेनियम ऊर्जा को लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य बराबर होता है। यानी 1 ग्राम यूरेनियम जो होता है वह 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होती है? बराबर होता है। चलिए आगे देखिएगा क्या कहता है इसे। आगे है आपको कि भारत में निम्नलिखित न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। जिसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ है? तो देखिए कहा है तारापुर न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। नरौरा कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में कौन स्थित है? कलपक्कम। कर्नाटक में कौन? कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। राणा प्रताप सागर पावर प्लांट कहाँ है? तो राजस्थान में है। भारत में कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 3% विद्युत ऊर्जा न्यूक्लियस पावर प्लांट माने नाभिकीय पावर प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। यानी नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? तो बिजली का उत्पादन किया जाता है। फिर से तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? महाराष्ट्र में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। राणा प्रताप सागर तारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? राजस्थान में। आगे कहते हैं भारत में कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 3% विद्युत ऊर्जा न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्राप्त होता है। कहते हैं नाभिकीय संलयन क्या है? तो देखिए, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तब इस प्रक्रम में ऊर्जा का बहुत बड़ी मात्रा उत्सर्जित होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इसीलिए सूर्य से नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा निकलता है सूर्य से, या हाइड्रोजन बम। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। याद रखिएगा कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कौन बम बनाया जाता है? तो परमाणु बम। नाभिकीय संलयन के आधार पर कौन बम बनाया जाता है? तो हाइड्रोजन बम। या सूर्य कैसी प्रक्रिया है? तो नाभिकीय संलयन है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सेक्शन का पूरा करवा दिया। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। देखिए पढ़िएगा। दूसरा नंबर वीडियो बनाएंगे हम। दूसरा नंबर वीडियो बना रहे हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव रिलेटेड कैसे पूछ सकता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को, मेरा यूट्यूब चैनल है नैन्सी स्टडी सेंटर। आप को लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों।